डाउनलोड कीजिए एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप। यहाँ पर आपको मिलेंगे टॉपर्स के हैंड रिटन नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डिजिटल नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ब्लूप्रिंट्स और भी बहुत कुछ। भी नहीं पूछेंगे आप लोग। जैसे हमारा चैप्टर चलता रहेगा, टॉपिक फिनिश हुआ उसके बाद आप डाउट पूछ सकते हो। ओके, तो चैप्टर नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का नाम है। ओके, देख लेते हैं इससे क्या क्या पूछा जाने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इसका वेटेज। तो इसका 4 नंबर का वेटेज है। ओके, यहाँ से एक क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में 2 नंबर का, और 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ से आने वाले। मतलब एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का और 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनने वाले। 4 सेक्शन में अपना जो चैप्टर है वो डिवाइडेड है। ओके, तो देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ने रहेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड न्यूक्लिक एसिड, ये 4 अपने टॉपिक्स हैं। इन्हीं के ऊपर पूरा चैप्टर डिपेंड है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए। अल्कोहल क्या होता है? ROH। ध्यान रखना, अल्कोहल क्या होता है? ROH होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड होता है RCOH भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये होता है अपना एल्डिहाइड। कीटोन क्या होता है? RCOR। ओके, एल्डिहाइड में से जो H लगा हुआ है उसको आप रिमूव करो और उसकी जगह पर R सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये बन जाएगा कीटोन। तो ये बेसिक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। इतना तो आप सभी को पता होगा। ओके, अगर नहीं पता है तो देख लो इसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट में हमें क्या क्या पढ़ना रहेगा। ओके, पहले हम लोग सिलेबस को देख रहे हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है इसमें। जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें से काफी सारी चीजें रिड्यूस कर दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपकी रिड्यूस कर दी गई है। ओके, कुछ टॉपिक कुछ टाइप्स हैं इसके, वो भी रिड्यूस कर दिए हैं। पूरी तरह से रिड्यूस नहीं हुआ है, इससे कुछ टाइप्स रिड्यूस कर दिए गए। क्लासिफिकेशन हमको देखना रहेगा। अगर ये भी रिड्यूस कर देंगे तो बचेगा क्या चैप्टर में? ओके, तो कुछ ना कुछ तो उनको छोड़ना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रोटीन, प्रोटीन में आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा। प्रोटीन में आपको अमीनो एसिड पढ़ना है, उसके अलावा पेप्टाइड बॉन्ड पढ़नी है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ना है और डीनेचुरेशन पढ़ना है। ओके, इसमें से कुछ कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। बात करें विटामिन, तो विटामिन भी लगभग पूरा रिड्यूस हो चुका है। जो चार्ट है उसकी संभावना है कि आ सकता है ये, वैसे तो ये भी लगभग रिड्यूस हो चुका है, लेकिन चार्ट जो होगा आपको बताएंगे हम लोग। विटामिन के जो चार्ट्स होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो छोटा सा टॉपिक है विटामिन। आगे देखते हैं न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड है, टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, डीएनए, आरएनए, ये हमको देखना रहेगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट कार्बोहाइड्रेट से। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स? देखो, कार्बोहाइड्रेट्स जब अपने जो लोग थे, जो बोल सकते हो आप लोग पहले के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया था, कार्बोहाइड्रेट को किस कुछ इस टाइप से डिफाइन किया था कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक कार्बन होगा, और हाइड्रेट्स मतलब क्या समझते हो? अरे हाइड्रेट्स मतलब पानी, तो यहाँ पर कार्बन मोलिक्यूल भी होगा और एक हमारे पास हाइड्रेट मोलिक्यूल मतलब कि वाटर मोलिक्यूल भी होने वाला है। ठीक है, कुछ रेशो में होगा। मान लो कार्बन हमारे पास एक्स मॉलिक्यूल्स हैं और वाटर के हमारे पास वाई मॉलिक्यूल्स हैं। आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा। अगर आपको ना दिखे तो आप हैंड रेस कर सकते हो या माइक ऑन कर सकते हो। ओके, तो कुछ इस प्रकार से होता है CX H2O। सी अपना कार्बन, H2O मतलब हाइड्रेट्स। ओके, तो ये बोला गया पहले के जमाने में कि ऐसा होता होगा, कार्बोहाइड्रेट कैसा होता होगा? जिसमें कार्बन हो और हाइड्रेट्स हो। ठीक है, तो इसके हिसाब से कुछ सही भी हुआ। ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये फॉलो करते हैं इस रूल को। ठीक है, जैसे ग्लूकोज को देख लो आप लोग। ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6 होता है। तो यहाँ पर देखो C6 है और H2O जो है वो भी 6 मॉलिक्यूल्स है, तो ये बिल्कुल बराबर फॉलो कर रहा है। सुक्रोज भी फॉलो करता है। ओके, तो अभी तक तो बिल्कुल सही था, लेकिन हुआ क्या, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे भी मिले, सॉरी, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जो कि जो आपको फॉर्मूला दिया गया है, कार्बन और हाइड्रेट्स H2O, इनको फॉलो करना चाहिए। तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हमको मिले, या फिर आप बोल सकते हो कुछ ऐसे कंपाउंड हमें मिले जो इसको फॉलो तो कर रहे थे लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड। ओके, एसिटिक एसिड जो होता है उसका फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो क्या होता है? CH3COOH। अगर इसको हम इस प्रकार से बनाकर देखें तो C2H2O, ये भी 2 हो जाएगा। ओके, तो अगर इसको देखें तो ये होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। ये क्या होता है? ये एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। तो यहां पर कहानी में ट्विस्ट आ गया कि अब क्या होगा।
ये तो हमारी डेफिनेशन रॉन्ग हो गई। तो इस प्रकार से जो डेफिनेशन दी गई थी पहले के लोगों द्वारा, इसको जो दी गई थी क्लासिकल डेफिनेशन, वो यहाँ पर फेल हो गई। ओके, फिर आई एक मॉडर्न डेफिनेशन। क्या बोलती है मॉडर्न डेफिनेशन? मॉडर्न डेफिनेशन समझने से पहले एक दो बार और देख लेते हैं। रेमनोस को देखो आप, रेमनोस एक कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन अगर इसको हम लोग बनाकर देखें सी एक्स और एच टू ओ वाई के फॉर्म में, ठीक है, सी एक्स और एच टू ओ वाई के फॉर्म में, तब ये फॉलो नहीं करेगा, उस इक्वेशन को ये फॉलो नहीं करेगा, लेकिन ये फिर भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है। क्या बोल रहे हो आप चैट बॉक्स में? सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो अभी तक मैंने क्या बताया आपको, मैंने अभी तक ये बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स लोगों द्वारा ये बताया गया था कि कार्बोहाइड्रेट उनको बोलते हैं जहां पर कार्बन हो और हाइड्रेट्स हो, इस प्रकार का जो मॉलिक्यूल्स बनता है उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। लेकिन इसमें चेंजेस कब आए, या फिर आप बोल सकते हो ये फेल कब हुआ, ये फॉर्मूला फेल कब हुआ? जब हमने देखा एसिटिक एसिड को। किसको देखा? एसिटिक एसिड को देखा। एसिटिक एसिड देखा हमने, उसका भी फॉर्मूला तो सेम वैसा ही है। अगर उसको बनाकर देखे कार्बन और हाइड्रेट्स के फॉर्म में, तो बिल्कुल सुटेबल है। इस प्रकार से इसको क्या होना चाहिए? इसको भी कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ओके, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, वो है अपना एसिड। ठीक है, उसी प्रकार से रेमनोस, जो रेमनोस होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन ये फॉर्मूले में बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है। इस प्रकार से जो क्लासिकल डेफिनेशन दी गई थी, ठीक है, वो क्या हो गई? फेल हो गई। उसके बाद आई मॉडर्न डेफिनेशन। मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से, मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स उनको बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और एनी सच कंपाउंड व्हिच प्रोड्यूस दिस ऑन हाइड्रोलिसिस। कहने का मतलब ये है कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, या तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या फिर कीटोन होंगे। अब यहाँ पर एक एक वर्ड का मतलब है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में आपको दिख रहा होगा पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब यहाँ पर एक OH ग्रुप होना कंपलसरी है। ठीक है, OH ग्रुप होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी से यही तो समझते हैं हम लोग, OH ग्रुप होगा। उसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप भी होगा और कीटोन ग्रुप भी होगा। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप भी कंपलसरी है। एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है या कीटोन ग्रुप हो सकता है। ओके, या फिर ऐसा हो सकता है कि ऐसे कंपाउंड जिनको अगर हम पानी की प्रेजेंस में तोड़ें, हाइड्रोलिसिस करें, तो हमें क्या मिले? हमें इस प्रकार के कंपाउंड मिल जाए। ठीक है, जो हम लोग देख रहे हैं, एल्डिहाइड्स कीटोन के साथ में पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड होना चाहिए। अब ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव आपने सुना होगा, फिजिक्स में बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो डीएक्टिवेट कर दे, ठीक है, तो वही तो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। उसके बाद पॉलीहाइड्रोक्सी, आप लोग समझ गए, OH ग्रुप से रिलेटेड है। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन ये साथ में होना चाहिए। अभी आप थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे, एक काम करते हैं, डायरेक्ट इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, तब आपको और ज्यादा समझ में आएगा। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखो, ये क्या है? ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ओके, ये बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर। कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल होता है ग्लूकोज। तो ये देखो, आप क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एल्डिहाइड ग्रुप। ओके, और साथ में आपको पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब कि OH ग्रुप भी दिख रहा होगा। तो बस इसी प्रकार से उनकी डेफिनेशन बना दी गई कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो सकते हैं या कीटोन हो सकते हैं। ओके, कीटोन भी हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास एल्डिहाइड का एग्जाम्पल दे रखा है, कीटोन भी हो सकता है। तो आपको जो डेफिनेशन दी हुई है वैसी की वैसी याद करनी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, लेकिन आप लोग याद रख सकते हो इस चीज को। ओके, तो ध्यान रखना इस चीज को। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो सकते हैं, कीटोन हो सकते हैं, या फिर ऐसे कंपाउंड हो सकते हैं जो जिनका हाइड्रोलिसिस करें तब हमें इस प्रकार के कंपाउंड मिले, जैसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, बने रहो। ओके, सब कुछ समझ में आएगा। चलो आगे देखते हैं। ये तो हो गया स्ट्रक्चर की बात। ठीक है, अभी हिंदी मीडियम का तो कोई हमारे साथ ज्वाइन नहीं है, तो हिंदी मीडियम का देखने से कोई मतलब नहीं है। अगर जो लोग हिंदी मीडियम का पढ़ना चाहे तो उनके लिए नोट्स अवेलेबल है, वहां से पढ़ सकते हो हिंदी मीडियम का। चलो अब क्लासिफिकेशन देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, डरने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, चैप्टर आसान चैप्टर है। ओके, आसान चैप्टर है, बस वो एक दो बार में, तो स्टार्टिंग में जब हम पढ़ते हैं तब तो दिक्कत आती है। ऐसा कोई शक्तिमान नहीं है जो एक बार में समझ जाए, सबको दिक्कत आती है। ये जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, सुमित हो गया, शुभम हो गया, मनीष हो गया, ये जब पढ़ रहे थे तब इनको भी दिक्कत आई थी। ओके, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग पहली बार में समझ जाए। ओके, धीरे धीरे समझ में आएगा, आगे जब कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे तब और ज्यादा समझ में आएगा कि क्या मतलब था हाइड्रोलिसिस का। ओके, चलो, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है पानी की प्रेजेंस में किसी को तोड़ना। हाइड्रो मीन्स पानी और लाइसिस मतलब तोड़ना। ओके,
तो एक होते हैं मोनोसेकेराइड्स, एक होते हैं ओलिगोसेकेराइड्स, एक होते हैं पॉलीसेकेराइड्स। ओके, ये नाम है, नाम जैसे होते हैं, जैसे आपका नाम है वैसे इनका नाम है, मोनो, ओलिगो और पॉली। मोनोसेकेराइड्स में क्या होता है, ये ब्रेक नहीं होते हैं। इसका एग्जांपल है ग्लूकोज, ठीक है। ये हाइड्रोलिसिस नहीं होते हैं, मतलब ये सबसे सिंपल आप बोल सकते हो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये और ज्यादा ब्रेक नहीं हो सकते, किसमें, और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रेक नहीं हो सकते। लेकिन बात करें सुक्रोज की, बात करें सुक्रोज की, तो ये ब्रेक हो जाता है। किसमें ब्रेक होता है, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक हो जाता है। ओके, ये ब्रेक हो सकता है जब आप पानी के प्रेजेंस में इनकी रिएक्शन करवाते हो, तो ये क्या होता है, ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, कितनी यूनिट दे सकते हैं आपको, 2 से 10 यूनिट तक ये दे सकते हैं। बात करते हैं पॉलीसेकेराइड्स की। तो पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, इसका एग्जांपल है स्टार्च। स्टार्च जो होता है वो किसमें ब्रेक होता है, वो भी इसमें ब्रेक होने लग जाता है, ठीक है, ग्लूकोज में ब्रेक हो जाता है। जब आप इनकी इक्वेशन देखोगे तब आपको और ज्यादा समझ में आएगा, और ज्यादा तब आपको समझ में आएगा। अभी ये समझो, स्टार्च को अगर हम ब्रेक करेंगे तो किसमें ब्रेक होगा, मोनोसेकेराइड में ब्रेक होगा। सुक्रोज को अगर ब्रेक करेंगे वो भी मोनोसेकेराइड में ब्रेक होगा। और मोनोसेकेराइड्स किसी कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे तो ब्रेक हो सकते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रेक नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना इस चीज को। ओके, तो ये हो गए इसके बोल सकते हो क्लासिफिकेशन। ठीक है, एक और क्लासिफिकेशन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा ग्लूकोज क्या होता है, फ्रक्टोज क्या होता है, सुक्रोज क्या होता है, स्टार्च क्या होता है, धीरे धीरे समझ में आएगा। चलो, तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर। अब देखो, इनको एक और प्रकार से क्लासिफाई कर दिया जाता है। देखो, मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने पहले पढ़ा वो था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से सिर्फ ऑब्जेक्टिव बनने की संभावना होती है। उसके अलावा ये जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, मैं एमपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, सीबीएसई का मुझे नहीं पता, अगर कोई सीबीएसई का जुड़ चुका है तो लीव कर सकते हो क्लास को, लेकिन एमपी बोर्ड में ये जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट नहीं। ओके, carbohydrates which can reduce weak oxidizing agent like Tollens reagent, Fellings reagent are called reducing carbohydrates। कहा ऐसा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स जो कि किसको रिड्यूस कर दे, ठीक है, जो वीक रिड्यूसिंग एजेंट, वीक रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, टोलेंस रिएजेंट। अब ये टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट अगर आप पहली बार सुन रहे हो, अगर आप लोग इनके बारे में पहली बार सुन रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इनके बारे में हम लोग कहां पर पढ़ते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां पर इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट किसको रिड्यूस कर दे, जो कार्बोहाइड्रेट्स वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस कर दे, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। और जो ना कर पाए उनको बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। सिंपल सी बात है, और क्या, आप लोग याद रख सकते हो। इसका एक एग्जांपल याद रखना, इसका याद रखना लेक्टोज, इसका याद रखना सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज एक प्रकार शक्कर ही होती है अपनी। ओके, तो अभी आप धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। चलो, तो हिंदी मीडियम का कोई नहीं है तो हटाओ हिंदी मीडियम की स्लाइड, इंग्लिश मीडियम की स्टार्ट करते हैं। फिर अब हम बात करते हैं ग्लूकोज के ऊपर थोड़ी सी। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज इज आल्सो नोन एज डेक्सट्रोज बिकॉज इट एग्जिबिट्स क्लॉकवाइज रोटेशन और डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ग्लूकोज जो होता है उसको हम लोग डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। मैं आपको एक बात फिर क्लियर कर दूं, इस टॉपिक से भी आपके 2 नंबर के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, जहां से ऑब्जेक्टिव बन सकता है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। ऑब्जेक्टिव आपसे क्या पूछ लेंगे वो, कि ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है, इसको समझेंगे अपन लोग। ग्लूकोज इज आल्सो नोन एज डेक्सट्रोज, ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, इसका रीजन ये होता है बिकॉज इट एग्जिबिट्स क्लॉकवाइज रोटेशन। जब आप इसके अंदर देखते हो, जब इसके ऊपर प्लेन पोलराइज लाइट पड़ती है, तब ये क्या करता है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। क्लॉकवाइज रोटेशन समझ गए क्या होता है क्लॉकवाइज रोटेशन, अरे घड़ी की दिशा में, जब घड़ी की दिशा में कोई रोटेट करे तो उसको बोलते हैं डेक्सट्रोज, सॉरी डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ओके, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डेक्सट्रोज बोलते हैं। ओके, अभी आप लोग पढ़ोगे लिवलोस, उसमें भी हम समझेंगे, वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ग्लूकोज क्या होता है, डेक्सट्रोज कहते हैं इसको। अरे ग्लूकोज डेक्सट्रोज याद रख सकते हो आप लोग ट्रिक से, ग्लूकोज डेक्सट्रोज। और क्या, ये क्या करता है, क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। हनी हो गया, फ्रूट्स हो गए, ये क्या इसके एग्जांपल्स हैं, कुछ फ्रूट्स होते हैं जो इनके अंदर आते हैं, ओके, सोर्सेस के अंदर। हाँ सुमित पूछो। सर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं। इसमें रोटेटरी समझो ना, यहाँ पर लिखा हुआ है रोटेशन, तो क्लॉकवाइज रोटेशन को बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ओके, अभी इनको सब तो डायरेक्ट सर याद ही रखो। ओके, चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जहां से 2 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, जो जो अभी तक आपने पढ़ा वो सब क्या था, वो सब मोहमाया थी, वहां से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। लेकिन सबसे ज्यादा, सॉरी 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, क्योंकि इस बार यहाँ से 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने वाले। तो 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव तो आपने पीछे पढ़ लिए।
अब बारी है 2 नंबर के क्वेश्चन की, कि 2 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से फंसेगा। तो 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से फंस सकता है। ठीक है, वैसे तो ये रिएक्शन आप कहाँ पर पढ़ते हो, ये सरफेस केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हो। ओके, सरफेस केमिस्ट्री में एंजाइम्स में पढ़ते हो ये रिएक्शन। चलो, तो क्या होता है यहाँ पर, अगर हमें ग्लूकोज की प्रिपरेशन मेथड करनी है, ग्लूकोज हमें बनाना है, ओके, तो कैसे बना सकते हो। सिंपल सी बात है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, मैं आपको फिर से वो स्लाइड लगा देता हूँ। हम करने क्या वाले हैं बेसिकली, मैं आपको बता देता हूँ। हमें ग्लूकोज को बनाना है। ओके, क्या बनाना है, ग्लूकोज बनाना है। तो मैं आपके लिए स्लाइड बता देता हूँ, कौन सी स्लाइड से हम इसको उठाने वाले हैं। ये देखो, हम क्या करेंगे, ग्लूकोज बनाने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था ग्लूकोज किस किस से बन सकता है, इनसे बन सकता है, उसके बाद स्टार्च से बन सकता है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे करेंगे सुक्रोज लेंगे, उसके बाद स्टार्च लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सर हाँ उत्तम, बोलो। सर इसमें से कुछ रिड्यूस हो गया ना सर, ये ओलिगोसेकेराइड इनमें से। बहुत कुछ रिड्यूस हो चुका है, मैं आपको वो चीज नहीं पढ़ाऊंगा। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो थी वो रिड्यूस हो चुकी है, लेकिन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये इतना मिनिमम तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कार्बोहाइड्रेट से कोई क्वेश्चन इस साल आने वाला है, लेकिन फिर भी आपको कुछ बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ओके, बाकी बहुत कुछ रिड्यूस हो चुका है, ये बात आप बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज रिड्यूस हो चुका है, उसके अलावा भी जो पीछे के से हमारे कार्बोहाइड्रेट्स थे वो सब कुछ रिड्यूस हो चुका है, पर ये रिड्यूस नहीं हुआ, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और वैसे भी आप पढ़ लेना, सरफेस केमिस्ट्री में काम आएगा। ओके, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर केन, शुगर केन क्या होता है, गन्ने को बोलते हैं, तो सुक्रोज भी वही होता है। सुक्रोज उठाओ, C12H22O11, शक्कर का पता है फॉर्मूला क्या होता है, यही तो होता है शक्कर का फॉर्मूला, C12H22O11 उठाया आपने। अब आपको पता है करना क्या है, पानी की प्रेजेंस में ब्रेक करना है। तो पानी लो, पानी की प्रेजेंस में इसको ब्रेक कर दो। तो ध्यान रखना, ये किस में ब्रेक होगा, ग्लूकोज में ब्रेक होगा, और साथ में फ्रक्टोज में ब्रेक होगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक होगा ये। अब मजे की बात यह है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंस होता है। तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, C12H22O11, यही ग्लूकोज होता है, यही फ्रक्टोज होता है। ठीक है, दिखने में आपको दोनों सेम लगते हैं, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंस होता है, डिफरेंट होता है। ओके, तो आप लोग केन शुगर से क्या बना सकते हो, ग्लूकोज बना सकते हो। ओके, उसके बाद बात करें हम लोग स्टार्च से, तो स्टार्च से कैसे बनाओगे, स्टार्च क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखो, स्टार्च बनाना बहुत सिंपल है, C6H12O6, बस ग्लूकोज को याद रख लो, बाकी आप सब कुछ याद रख सकते हो। देखो, ग्लूकोज का याद रख लो फॉर्मूला C6H12O6 होता है। ओके, तो अब आप क्या करोगे, इसमें से पहले पानी निकालोगे, पानी मतलब वाटर, वाटर मतलब H2O, तो H2O इसमें से रिमूव करो। H2O रिमूव करते हैं, चलो, तो H2 गया, तो मतलब यहाँ कितना बचा, यहाँ पर बचेगा 10। ओके, यहाँ पर बचेगा 10। उसके बाद यहाँ पर कितना है, 6 है, 6 में से 1 गया तो कितना बचा, 5 बचा, 5 बचा, बचा कि नहीं बचा, 5। ओके, तो ये हो गया अपना, और यहाँ पर ये क्या हो गया, इसके आगे एन लगा दो, क्योंकि स्टार्च जो होता है वो क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड मतलब बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लगे हुए होंगे। ओके, हाइड्रोलिसिस के बाद तो इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो देख लो आप लोग, ये बन गया आपका स्टार्च का स्ट्रक्चर। ओके, पॉलीसेकेराइड का फॉर्मूला क्या होता है, पॉलीसेकेराइड का फॉर्मूला ये होता है। जबकि हम बात करें ओलिगोसेकेराइड की, तो ओलिगोसेकेराइड का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। क्या करोगे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल लो, एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल लो, दोनों को जोड़ दो। कहने का मतलब वो ये C6H12O6 को 2 बार लिख दो, C6H12O6, C6H12O6। अब क्या करो, 2 बार लिखना मतलब कि डबल करना, अरे 2 बार लिखना मतलब डबल करना, और क्या। तो क्या करें, 6 का डबल करें तो 12, अरे 12 होगा कि नहीं होगा, 12। यहाँ पर करेंगे तो 12 का डबल कितना होता है, 24, तो यहाँ पर 24 लिख दो। ओके, यहाँ पर 24। उसके बाद 6 का डबल कितना होता है, 6 का डबल होता है 12, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे। ओके, अब आप क्या करोगे, इसमें से भी पानी निकालोगे, अपने को क्या निकालना है, अपने को सिर्फ पानी निकालना है, तो पानी निकाल दो। तो पानी क्या होता है, H2O होता है, तो H2 यहाँ पे ये क्यों हटाओगे, आप हटाओगे क्या, यहाँ पर जो 24 दिख रहा है उसको 22 कर दोगे, और क्या। तो यहाँ पर इसको रिमूव करते हैं, यहाँ पर आएगा अपना 22। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे 22। उसके बाद H2O, एक O गया आएगा अपना, एक O कम होगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 11। ओके, यहाँ पर क्या बचेगा, 11 बचेगा। तो ये बन गया और क्या, स्टार्च C12H22O11। आया समझ में, इस प्रकार से आप कर सकते हो। ओके, बात करें कॉमर्शियल मेथड की, तो यहाँ पर क्या होगा, स्टार्च लो, स्टार्च मैंने बता दिया कैसे बनेगा स्टार्च। स्टार्च में आपको क्या करना है, स्टार्च में आपको पानी जोड़ना है। अरे पानी निकाला था, पानी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। ग्लूकोज ये रहता है C6H12O6, इसके आगे N लगा दो तो N नंबर ऑफ ग्लूकोज आपको मिल जाएंगे। ओके,
n नंबर ऑफ ग्लूकोज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये कैटलिस्ट याद रख लेना, याद रख सको तो एसिड कैटलिस्ट होता है, यहाँ पर बेसिक कैटलिस्ट होता है। ये एंजाइम्स की प्रेजेंस में भी हो सकती है। यहाँ पर इन्वर्टेज की अगर आप लिखना चाहो इन्वर्टेज एंजाइम, तो आप इसकी प्रेजेंस में भी करवा सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सरफेस केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो। चलिए, तो ये हो गया अपना। उसके बाद स्ट्रक्चर तो मैंने आपको पहले ही बताया था ग्लूकोज ग्लूकोज का, तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अब आपको सिर्फ देखते जाना है। फ्रक्टोज क्या होता है, ग्लूकोज पढ़ा था। ग्लूकोज क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये होता है लीवो रोटेटरी। क्यों होता है, क्योंकि वो होता था क्या, वो करता था क्लॉकवाइज रोटेशन, ये करता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। बानी खत्म, कहानी खत्म, पैसा हजम। ओके, तो फ्रक्टोज भी समझ में आ गया। अरे वर्ड याद रख लेना भैया, लीवो रोटेटरी, और वो क्या था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इतने में काम हो जाएगा, रटने मत बैठ जाना इसको। चलो, तो ये सब तो रिड्यूस हो चुका है। ओके, मैंने जो सुबह वाले बच्चे उनको मैं पढ़ा चुका था, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वगैरह सब कुछ पढ़ा दिया था मैंने। जो बच्चे हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं उनको पता है। ओके, बहुत मेहनत करवाई थी इस स्ट्रक्चर में। ये वाले स्ट्रक्चर इनको मैंने याद करवाया था। क्या नाम इनका, शुभम हो गया, उसके अलावा मनीष, सुमित, इनको मैंने याद करवाया था इसको। लेकिन आपके लिए अच्छी बात है कि आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये रिड्यूस हो चुका है। ओके, आप एमपी बोर्ड में हो, आपके लिए रिड्यूस कर दिया गया है। ओके, लेक्टोस, लेक्टोस अगर आप याद करना चाहो तो शायद ये भी रिड्यूस हो चुका है। याद रख लेना, छोटी छोटी डेफिनेशन है। लेक्टोस किसका सोर्स है, मिल्क का सोर्स है। सोर्स ऑफ लेक्टोस इस मिल्क, मिल्क में पाया जाता है और क्या, इसलिए इसको मिल्क शुगर भी बोलते हैं, लेक्टोस को। ओके, वैसे तो शायद ये रिड्यूस हो चुका है। ओके, तो इसको देख लेना एक बार और। बाकी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ इन चीजों के बारे में, ये रिड्यूस हो चुका है। ओके, चलो, तो प्रोटीन स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से बच्चे अपने साथ जुड़े हुए हैं। देवांश हो गया, मनीष हो गया, सचिन, शुभम, सिद्धार्थ, सुमित, उत्तम, वेरी गुड, आप लोग अभी तक जुड़े हुए हो। बहुत धैर्य रखा आप लोगों ने। प्रोटीन, प्रोटीन के ऊपर बात करते हैं। क्या होते हैं प्रोटीन, अगर आपसे कोई पूछे प्रोटीन क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर एक वर्ड में ये होना चाहिए कि ये होते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। इनको लेने से हमारी बॉडी बनती है, ऐसा बोल देना उनसे जो भी आपसे पूछे। ओके, ये हमारी जरूरतें हैं, ये हमारे जरूरतें, इनके बिना हम जीवित जीवित नहीं रह सकते, ये बात होती है। ओके, प्रोटीन समझने से पहले इतना तो आपको समझ में आता है प्रोटीन होता क्या है, इतना तो बच्चा बच्चा समझता है प्रोटीन, उसने कभी ना कभी सुना होगा। तो डायरेक्ट हम बात करते हैं दो डिसीज के बारे में। ओके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो शायद आगे लीव कर दे क्लास को, तो उनको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले ही करवा देता हूँ। दो प्रकार के डिसीज होती है, अगर आप प्रोटीन का यूज नहीं करते हो या प्रोटीन अपनी दैनिक दिनचर्या में आप नहीं लेते हो, तो आपको इस प्रकार की दो डिसीज हो सकती है। एक होती है क्वाशियोरकोर, एक होती है मरासमस। क्लास 10th के प्रैक्टिकल में हम लोग इस प्रकार के डायग्राम बनाते थे। अगर किसी ने क्लास 10th का बनाया हो इस प्रकार का डायग्राम, अगर नहीं बनाया तो अच्छी बात है। मरासमस एंड क्वाशियोरकोर, ये दो प्रकार की डिसीज होती है। आप लोग देखते हो जो आंगनवाड़ियाँ होती है वहां पर भी सत्तू के पैकेट हो गया, उसके बाद खिचड़ी होती है, बहुत प्रकार के जो अन्न होते हैं वो दिए जाते हैं। किनको दिए जाते हैं, छोटे बच्चों को। क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि बच्चों में इसकी डिसीज ज्यादातर देखी जाती है। अगर आप लोग विदेश में देखोगे, ओके, जैसे कि अफ्रीका हो गया, यहाँ पर क्या होता है, अभी भी ये डिसीज पाई जाती है। अपने देश में तो बोलते हैं ना कि कुपोषण भारत छोड़ो जो चला था, उसकी वजह से बहुत हद तक अपने इंडिया ने तो कंट्रोल कर लिया है। लेकिन विदेश में अभी भी इस प्रकार की समस्याएं देखी जा रही है। वो क्यों होती है, समझ में आ गया आपको, प्रोटीन की डिफिशियंसी से होती है। अब इनको याद करने की ट्रिक क्या है, क्वाशियोरकोर एंड मरासमस। तो क्वाशियोरकोर को आप कैसे याद रख सकते हो, किशोर बच्चे से याद रख सकते हो, किशोर बच्चे से आप लोग याद रख सकते हो, किशोर क्वाशियोरकोर। ओके, मरासमस, अब मैं जो बात बता रहा हूँ, ओके, इसको दिल पे नहीं लेना है, आपको सिर्फ समझना है, ट्रिक है। मैं किसी की भी भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो जो है वो शायद यूट्यूब पे हम पब्लिश कर देंगे। ओके, तो मरासमस का मतलब क्या होता है, मरासमस से आप ट्रिक बना सकते हो, मरा हुआ। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये ट्रिक है, इसमें कोई भी ऐसी कुछ भी आपत्तिजनक बात नहीं है। मरासमस में एक जो शब्द आ रहा है मरा हुआ, उससे आप लोग याद रख सकते हो मरासमस। ओके, क्वाशियोरकोर से कैसे याद रखोगे, किशोर बच्चे से। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें कोई भी किसी की भी भावना को ठेस नहीं पहुंचाया गया है। ठीक है, नहीं तो आप लोग कल से कंप्लेन करो कि सर ने ऐसा बोल दिया, कैसा बोल दिया। तो बस ट्रिक है ये, बात खत्म। प्रोटीन, प्रोटीन क्या होता है आप केमिस्ट्री की लैंग्वेज में देखेंगे, अपनी लैंग्वेज में देखेंगे, और भी जो लोगों द्वारा बताया गया है उसके बारे में देखते हैं। प्रोटीन, द वर्ड प्रोटीन इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। आप लोग देखते होंगे जो वर्ड होते हैं आजकल ग्रीक वर्ड से लिए जा रहे हैं। ओके, तो ये भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। प्रोटियस, प्रोटियस का मतलब क्या होता है, प्रोटियस मीनिंग प्राइमरी और प्राइम इंपोर्टेंट। ओके, तो प्रोटियस का मतलब क्या होता है, प्राइमरी और प्राइम इंपोर्टेंट। इनका एक अपना ही खुद का एक महत्व होता है। ओके, प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं होता है शरीर के लिए अपने, तो बस यही है प्रोटियस, प्रोटियस से ले गया प्रोटीन बोल दिया इसको। ओके, बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो ये वाली नीचे वाली,
केमिकली, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे, ये होते हैं ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड होते हैं ये। पिछला जो चैप्टर हमने पढ़ा था पॉलीमर, पॉलीमर में आपको मैंने बोला था कि जो प्रोटीन होते हैं वो किसके मोनोमर होते हैं, मतलब मोनोमरिक यूनिट कौन सी होती है इसमें, ये अमीनो एसिड होता है। अमीनो एसिड, छोटे छोटे अमीनो एसिड को मिलाकर क्या बन जाता है, वो बन जाता है प्रोटीन। ओके, तो यहाँ पर अमीनो एसिड की चेन होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन। ओके, तो ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड इन अ चेन। चलो अब हम लोग देखते हैं कि अमीनो एसिड क्या होता है। नाम में क्या छुपा हुआ है, अमीन और एसिड। तो यहाँ पर एक अमीन ग्रुप होगा और एक एसिडिक ग्रुप होगा। आप लोग देख लो, यहाँ पर ये हो गया आपका अमीन ग्रुप। अरे अमीन समझते हो, NH2, RNH2 को बोलते हैं अमीन ग्रुप, अमीनो ग्रुप। ओके, तो अमीनो ग्रुप हो गया। उसके बाद ये हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो एसिडिक ग्रुप हो गया अपना। ओके, तो इस प्रकार से ये होता है अमीनो एसिड। इस प्रकार के काफी सारे ग्रुप लगे हुए होते हैं एक साथ लाइन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं और क्या, प्रोटीन। तो प्रोटीन किसके बने हुए होते हैं, अमीनो एसिड के बने हुए होते हैं। चलो देखो यार, आज अपने पास टाइम इतना नहीं है कि हम इसको बिल्कुल बारीकी से समझें, अपने को रिवाइज करना है इस चैप्टर को, तो थोड़ा जल्दी जल्दी लेंगे अपन लोग। बाकी आपको भी मेहनत करनी है, ऐसा नहीं है कि बस वीडियो देख लो या फिर लाइव क्लास अटेंड कर लो और हो जाएगा काम। आपको पढ़ना भी तो पड़ेगा, इनको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा अपने हिसाब से। चलो अब हम बात करेंगे इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड के ऊपर। ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो मैं आपको बता दूं, ये इंपॉर्टेंट है। इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, नाम से क्लियर है। इसेंशियल मतलब जरूरी, नॉन इसेंशियल मतलब जो जरूरी नहीं होता है हमारे शरीर के लिए। तो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड, या फिर ऐसा भी आ सकता है इसेंशियल प्रोटीन, ये बात एक ही होती है। द अमीनो एसिड विच अवर बॉडी कैन नॉट मेक एंड मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू डाइट, जो हमारी बॉडी खुद से नहीं बना सकती, कैन नॉट मेक एंड मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू डाइट, जिसे हमें लेना ही पड़ता है, खाने पीने की जो भी अपनी डाइट है उसमें अपने को इसको शामिल करना ही होता है। अगर नहीं करोगे तो जो आपने देखा ना मरासमस और क्वाशियोर, ये हो जाएगा आपको। ओके, तो आपको ये लेना ही पड़ता है, इसको बोलते हैं इसेंशियल। नॉन इसेंशियल क्या होता है, जो अपनी बॉडी खुद बना सकती है। ओके, एग्जाम्पल क्या है, वेलिन, ल्यूशिन, ल्यूशिन का छोटा भाई आइसोल्यूशिन, और लाइसिन, जिसके एग्जाम्पल है। ओके, वेलिन, ल्यूशिन, आइसोल्यूशिन, लाइसिन, इनको याद करना, सुबह सुबह उठ के चाइनीज भाषा बोलना, वेलिन, ल्यूशिन, आइसोल्यूशिन, लाइसिन, इस प्रकार से बोलोगे तो याद हो जाएगा। वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, इसको कम से कम 10-12 बार बोल के देखना, याद हो जाएगा आपको, और याद ही करना पड़ेगा, अब इसमें समझाने वाली बात नहीं है। उसके बाद बात करते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड के ऊपर। तो इसमें होता है ग्लाइसिन और एलेनिन, ग्लाइसिन और एलेनिन, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। डरने वाली बात नहीं है, अपन MP बोर्ड वाले हैं, तो इतना ही याद करना है अपने को, ज्यादा याद नहीं करना है। वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन और ग्लाइसिन और एलेनिन याद कर लेना, इतने में आपका काम हो जाएगा। चलो, अगर हिंदी में किसी को पढ़ना है तो हिंदी में पढ़ सकता है। आवश्यक अमीनो एसिड, गैर आवश्यक अमीनो एसिड। ओके, लिख सकते हो, आयोडीन भी लिख सकते हो भैया, आपके हिसाब से मैं जो एग्जाम्पल लिखे हैं उसको देखकर बता दिया आपको। ओके, तो देखो इधर, यहाँ पर ग्लाइसिन जो होता है वहां पर एक H होता है। ये ग्लाइसिन क्या है, अभी आपने देखा ना, ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ये क्या होते हैं, इनका भी कुछ स्ट्रक्चर होता होगा। तो अभी हमने क्या देखा था, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में क्या होता था, एक अमीन ग्रुप होता था, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता था। ओके, तो वहां पर आपने एक चीज गौर करी, दिखा देता हूं आपको फिर से मैं, ये आ गया। यहाँ पर आपने एक चीज गौर करी, यहाँ पर एक R लिखा हुआ है। R का मतलब क्या होता है, अरे R का मतलब क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है। तो ये R की जगह पर हम H भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये एक तरह से वेरिएबल होता है, R एक वेरिएबल होता है। बस ये अमीनो एसिड तो होता है, लेकिन जो यहाँ पर R लगा हुआ है वो वेरिएबल होता है। R की वैल्यू चेंज करते जाओ, अलग अलग अमीनो एसिड प्राप्त करते जाओ। H तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज होगा नहीं। ओके, तो हम R की वैल्यू चेंज करने वाले, ध्यान रखना इस चीज को। ओके, तो आ जाते हैं फिर से। तो ग्लाइसिन क्या होता है, ग्लाइसिन में उस R की जगह पर आप H को सब्स्टिट्यूट कर दो, वो बन जाएगा ग्लाइसिन। अगर CH3 लिखोगे तो एलेनिन। बस ये दो चीज ध्यान रखो, बाकी भाड़ में जान दो। ओके, बस यही आपको याद रखना है। क्यों याद करना है, क्योंकि आपको आगे पढ़ना है पेप्टाइड बॉन्ड, तो वहां पर इनका यूज होता है। बाकी वेलेनिन हो गया, ल्यूशिन हो गया, लाइसिन हो गया, ओके, आइसोलाइसिन हो गया, आइसोल्यूशन हो गया, ये सिर्फ नाम याद रखना, स्ट्रक्चर याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर आप दो याद रख लो, एक H याद रख लो और एक CH3 याद रख लो। ओके, ग्लाइसिन और एलेनिन, ग्लायला बोलते हैं इसको, आगे हम लोग देखेंगे। आगे क्या, ये आ गया और क्या, तो पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होती है, और पेप्टाइड और पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ अमीनो एसिड आर कॉल्ड पेप्टाइड एंड बॉन्ड कनेक्टिंग टू अमीनो एसिड आर कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। कहने का मतलब ये है, अगर आप लोग अमीनो एसिड में क्या करो,
अमीनो एसिड में को दो कनेक्ट करो, अमीनो एसिड को कनेक्ट करो और उसमें से कुछ एलिमिनेशन कर दो, कुछ कंपाउंड का एलिमिनेशन कर दो, तो क्या बन जाएगा? तो वो पेप्टाइड बन जाएगा। और जो बॉन्ड कनेक्ट करके रख रही है, दोनों को कनेक्ट करके रख रही है, दो अमीनो एसिड को कनेक्ट करके रख रही है, उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। नहीं समझ में आया तो यहाँ पर देखो, कहाँ गया? ये रहा। यहाँ पर देखेंगे सभी बच्चे, देखो ये अपना वही तो है कार्बोक्स सॉरी अमीनो एसिड। यहाँ पर COOH लिखा हुआ है, यहाँ पर NH2 लिखा हुआ है। अब इस H को यहाँ पर से हटाकर ऐसा लिख लो, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। यहाँ पर H लिख लिया, ओके, यहाँ पर H लिखा हुआ है, ये बन गया ग्लाइसिन। और इसमें देखो, अरे इस H को उठाकर उठाकर यहाँ पर ले जाओ, ओके, CH3 नीचे लगा लो। अब ऐसा मत बोलना कि सर CH3 नीचे क्यों आ गया, H ऊपर क्यों आ गया। आप लोग जो चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। तो आप बनाने का तरीका है, ये भी वही है, ये ग्लाइसिन हो गया, ये एलेनिन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालेंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालने के बाद इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना देंगे, और उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड बोलने वाले, ठीक है। तो ये बन गया आपका स्ट्रक्चर, और ये आता है 2 नंबर में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी से पूछोगे कि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 3 टॉपिक कौन से हैं, या फिर टॉप 3 क्वेश्चन कौन से होते हैं, तो टॉप 3 में ये क्वेश्चन आता है, पेप्टाइड बॉन्ड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ध्यान रखना, सिंपल सा है, वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल देना है, जो बन जाए उसको बना देना है। ओके, इसका नाम क्या रखोगे? इसको बोलते हैं ग्लाइसिन, इसको बोलते हैं एलेनिन। तो ग्लाई, इसका ग्लाई ले लो, इसका एला ले लो, ठीक है, ग्लाई एला ले लो, तो क्या बन जाएगा? ये ग्लाई एला। ओके, तो इसका नाम बन जाएगा ग्लाई एला। चलो आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर के ऊपर। ये हिंदी मीडियम में है, अगर कोई हिंदी मीडियम वाला देख रहा हो अभी भी तो यहाँ से देख सकता है। ओके, हिंदी मीडियम के भी नोट्स अपने पास है। तो हम लोग इसके स्ट्रक्चर देखेंगे। तो स्ट्रक्चर डायरेक्ट अपन लोग देखते हैं, यहाँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, इनको अपन इनके ऊपर बाद में आएंगे, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं सभी के। कहाँ गई अपनी स्लाइड? ये रही, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ पर एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्शरी, एक होता है क्वार्टरनरी। अरे 1 2, इसको बोल दो 3, और क्वार्टरनरी मतलब 4D स्ट्रक्चर। ये 1D, ये 2D, ये 3D, ये 4D स्ट्रक्चर। ओके, तो जो प्रोटीन होता है उसके 4 प्रकार के स्ट्रक्चर संभव है। एक होता है 1D, ठीक है, प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर। 2 मतलब सेकेंडरी, 3 मतलब टर्शरी, 4 मतलब क्वार्टरनरी। ओके, तो बात करते हैं प्राइमरी के ऊपर। तो प्राइमरी में क्या होगा, स्ट्रक्चर ध्यान से देख लो। ओके, इनके स्ट्रक्चर देख लो, क्योंकि इनके ऊपर डेफिनेशन बनने वाली है। ये देखो, कुछ इस प्रकार से ये चेन दिख रही है, ये मोतियों की चेन दिख रही है, मोती नहीं है, ये अमीनो एसिड है। तो अमीनो एसिड की चेन बना दो, ये क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा। यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा हेलिकल शेप, ठीक है, इसको हेलिकल शेप बोलते हैं। ये शीट दिख रही होगा, शीट दिख रही है आपको। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, सेकेंडरी 2 प्रकार के होते हैं, ये हेलिकल शेप में भी हो सकते हैं, और ये कुछ इस प्रकार की शीट में भी हो सकते हैं। बात करते हैं टर्शरी की। तो टर्शरी क्या होता है, आपने ऊन देखा है, ऊन, धागों का गुच्छा गुच्छा, तो वो उस प्रकार से होता है। ओके, ये देखो यहाँ पर धागों का गुच्छा बना दो एक, तो वो बन जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में, देखो बायो में और अपनी केमिस्ट्री में, वैसे तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कुछ होता नहीं है, 4D अभी तक ऐसा देखा नहीं गया है, लेकिन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। टर्शरी होता है कॉम्प्लेक्स, ये होता है और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स। नीचे एक बात लिखी हुई है, देखो पढ़ो उसको, ईच सब्सिक्वेंट लेवल बीइंग मोर कॉम्प्लेक्स देन द प्रीवियस। मतलब कि जैसे जैसे आप लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। कंपाउंड क्या होता जाएगा, मतलब जो अपना प्रोटीन है वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। आ रहा है समझ में? तो ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। 4D वैसे एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन क्या करें, केमिस्ट्री में बना रखा है 4D, तो ध्यान दो इसके ऊपर और क्या। ओके, तो ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है। चलो, तो ये अपनी नजरों में बसा लो इस इमेज को। प्राइमरी ऐसा होता है, सेकेंडरी ऐसा होता है, टर्शरी ऐसा होता है, क्वार्टरनरी ऐसा होता है, क्योंकि इनके ऊपर हम डेफिनेशन देखने वाले हैं। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। प्राइमरी से स्टार्ट करते हैं फटाफट। प्राइमरी कहाँ गया? अगर किसी का वीडियो ऑन हो तो ऑफ कर लेना, चेक कर लेना। ओके, नहीं तो यूट्यूब पे वायरल हो जाओगे जरा में। चलो प्रोटीन प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी में आपने देखा सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड इन अ चेन, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड इन अ चेन। ओके, ये होता है। उत्तम, आपका वीडियो होने के एक बार चेक करो तो, मिस्टर उत्तम। नो सर। ओके, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड इन अ चेन। उसके बाद बात करें हम लोग, समझ में आ रहा है? सीक्वेंस होता है और क्या, अभी तो देखा हमने, एक चेन होती है और क्या, चेन में ये सीक्वेंस में बने हुए होते हैं। उसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी की। सेकेंडरी क्या होता है? सेकेंडरी में हमने 2 प्रकार के देखे थे, अब इतनी जल्दी मत भूलो यार आप लोग, अभी तो देखा था हमने। सेकेंडरी में क्या था? सेकेंडरी में एक तो हेलिकल शेप में था, सांप वाला जैसा बना हुआ था, सांप जैसे। उसके बाद एक शीट बनी हुई थी और क्या। द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर आर अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट।
एक बार वो देख लो, इस प्रकार का था तो इसको बोलते हैं हेलिकल शेप। और एक और होता है इसके अलावा बीटा शीट, बीटा शीट भी होती है। ओके, तो दो प्रकार के हो सकते हैं, बस इतना ही पढ़ो, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं है। और ज्यादा पढ़ना हो तो इसमें ये पढ़ सकते हो आप लोग, जो अल्फा हेलिक्स होते हैं उसमें यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, और हम पढ़ के आ चुके हैं जहाँ पर होता है FON, जहाँ पर फोन दिख जाए, फोन में से कोई सा एक मॉलिक्यूल आपको दिख जाए या एलिमेंट दिख जाए और साथ में हाइड्रोजन दिख जाए तो क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग संभव है। ओके, इतना आपको पढ़ना है। उसके बाद आगे देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में बात करते हैं टर्शरी की। टर्शरी क्या होता था, ओवरऑल फोल्डिंग। अरे वो बन गया था ना ऊन जैसा, ऊन मतलब धागे का जो भी गुच्छा होता है उसको बोलते हैं। तो उस प्रकार से ये बन जाता है टर्शरी स्ट्रक्चर, कुछ इस प्रकार से होता है, ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं, फाइब्रस और ग्लोबुलर, इनके ऊपर हम बात करते हैं। फाइब्रस जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, यहाँ पर देखो आप लोग, इस प्रकार का होता है। ग्लोबुलर कुछ इस प्रकार का होता है। ओके, तो फाइब्रस एंड ग्लोबुलर आपको एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके नाखून जो है, मतलब हमारे सबके जो नाखून होता है, नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, नाखून हो गए, हमारे बाल हो गए, इनमें ये वाला प्रोटीन पाया जाता है, फाइब्रस प्रोटीन पाया जाता है। फाइब्रस बोल दो, फाइब्रस बोल दो, फाइब्रस। ओके, तो फाइब्रस प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद अंडा देखा है आपने, अंडे के अंदर जो होता है वो कौन सा प्रोटीन होता है, वो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। ओके, हेमोग्लोबिन में पाया जाता है ये। उसके बाद इंजाइम्स में बहुत सारे में होता है। ओके, तो इसके एग्जाम्पल हम इस प्रकार से देख सकते हैं, ग्लोबुलर। ओके, तो इसको डिफरेंस से समझते हैं, डिफरेंस करते हैं इन दोनों में। तो फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। ओके, तो अभी आपने देखा कि ये कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं और थिन होते हैं। ओके, ये कैसे होते हैं, फाइबर जैसे होता है, लॉन्ग और थिन होते हैं कि नहीं होते हैं। बात करते हैं ग्लोबुलर की, तो ये क्या कैसा होता है, 3D स्ट्रक्चर में होता है, बिल्कुल कैसा होता है, 3D स्ट्रक्चर में भी, स्फेरिकल स्ट्रक्चर में। देखा था ना अभी हमने ग्लोबुलर में। उसके बाद ये कहाँ पाया जा सकता है, केराटिन इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अपने बालों में पाया जा सकता है। उसके बाद हेमोग्लोबिन इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, खून वगैरह में। उसके बाद इनसोल्यूबल होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जो फाइब्रस होता है, फाइब्रस जो प्रोटीन होता है अपना, वो इनसोल्यूबल होता है। अरे अपने नाखून जो होते हैं या बाल होते हैं अपने, अब पानी में आप डुबाओगे इनको तो क्या वो गल जाएंगे क्या, अगर ऐसा होता तो लोग नहाना छोड़ देते। ओके, कोई नहाता ही नहीं फिर तो, क्योंकि बाल उड़ जाएंगे तो फिर क्या मतलब। तो ये इनसोल्यूबल होते हैं। ओके, ये सोल्यूबल नहीं होते हैं पानी में। लेकिन जो ग्लोबुलर होता है, ओके, जो अपने अंडे में से निकलता है, उसको वो सोल्यूबल होता है, पानी में घुल सकता है। तो ये होता है सोल्यूबल। आया समझ में, इसको याद रख लेना, इनसोल्यूबल या सोल्यूबल। उसके बाद बस इतना ही काफी है वैसे तो, लेकिन अगर आप और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, केराटिन इन फिंगर एंड हेयर्स। ठीक है, फिंगर नेल्स में पाया जाता है। फिंगर नेल्स मतलब यही नाखून और क्या, और अपने बालों में पाया जाता है। उसके बाद इंजाइम्स इन ऑल प्रोटीन्स, ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म, तो इंजाइम्स में भी पाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहे हो चैट बॉक्स में। ये एग्जाम में बनाने को आएगा क्या, मनीष का ये क्वेश्चन है। तो स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, क्या स्ट्रक्चर आपसे एग्जाम में नहीं पूछेंगे, 2 नंबर में इतना नहीं आएगा, लेकिन आपको समझ में तभी आएगा जब आप स्ट्रक्चर देखोगे। ओके, क्वाटरनरी की बात करी थी हमने, क्वाटरनरी क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो आप बोल सकते हो कि इसमें कुछ स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट होता है। ये वर्ड ध्यान रखना, स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट सब यूनिट्स। ठीक है, अलग अलग यूनिट का एक ऐसा अरेंजमेंट होता है कि बहुत ज्यादा स्पेशल होता है। बस इतना लिख देना। ओके, आगे देखते हैं। अगर 2 मिनट आप लोग वेट करना, एक बार मैं देख लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग पहले वाली हुई है या नहीं हुई है। तो पहली वाली रिकॉर्डिंग हो रही है, मतलब कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कहाँ पर थे हम लोग, ये हो गया था। उसके बाद हम बात कर रहे थे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के ऊपर। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इसको देखते हैं। Denaturation of protein, the process which cause change in biological activity of properties due to physical change in protein is called denaturation। कहने का मतलब ये है, आपने देखा होगा जब आप अंडे को बॉईल करते हो, ठीक है, अंडे में जो पहले वाला प्रोटीन होता है, बॉईल करने के बाद उसका जो प्रोटीन होता है वो डीनेचर हो जाता है। मतलब कि जो पहले जिसमें उसमें ताकत थी, अंडे में जो ताकत थी पहले आपको प्रोटीन प्रोवाइड कर रहा था, वो बॉईल होने के बाद इतना अच्छा नहीं होता है। ओके, जब भी बोलते हैं लोगों कि कच्चा अंडा खाया करो, ठीक है, अपन तो वैसे वेजिटेरियन है लेकिन फिर भी ऐसा लोग बोलते हैं कि आप क्या करा करो, कच्चा अंडा खाया करो। ओके, उससे क्या होता है, कच्चा अंडा मतलब कि उसको निकाल के खाया करो, नहीं तो कच्चे खा लो डायरेक्ट। तो कच्चा अंडा क्या होता है, उसमें जो होता है वो प्रोटीन, उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है। बॉइलिंग करने के बाद उसमें क्या होता है, उसका डीनेचुरेशन हो जाता है। ओके, डीनेचुरेशन बस इसी को बोलते हैं, द प्रोसेस विच कॉज चेंज, द प्रोसेस विच कॉज चेंज इन बायोलॉजिकल एक्टिविटीज और फिजिकल, और सॉरी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज और प्रॉपर्टीज।
जो उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को या फिर उसकी एक्टिविटी को क्या कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे या चेंज कर दे ड्यू टू फिजिकल चेंज इन प्रोटीन। मतलब आप फिजिकल को चेंज करोगे, टेम्परेचर वगैरह दोगे तो क्या होगा, वो उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज या प्रॉपर्टीज होगी वो चेंज हो जाएगी। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डीनेचुरेशन। बच्चे बहुत डरते हैं इससे, डीनेचुरेशन डीनेचुरेशन कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं है डीनेचुरेशन में। ओके, चलो इंग्लिश में आ जाते हैं वापस। तो कुछ ऐसा होता है, प्रोटीन कुछ इस प्रकार से होता है बिल्कुल व्यवस्थित, उसके बाद जैसे ही आप बॉईल करते हो उसका डीनेचुरेशन हो जाता है। ठीक है, डीनेचुरेशन हो जाता है। ध्यान देने वाली बात ये होती है डीनेचुरेशन में, डीनेचुरेशन में खास बात ये होती है कि जैसे डीनेचुरेशन होता है उसकी वजह से सेकेंडरी टर्शरी, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का होता है वो क्या हो जाता है, डीनेचर्ड हो जाता है। ठीक है, सेकेंडरी हो गया, टर्शरी हो गया, आप चाहो तो क्वार्टरनरी भी लिख सकते हो। ठीक है, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, ये जो हमने स्ट्रक्चर पढ़े ये क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, या फिर आप बोल सकते हो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, डीनेचर्ड हो जाते हैं। लेकिन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, डीनेचर्ड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो प्राइमरी होता है वो सबसे सिंपल होता है, उसको आप किस में ब्रेक करोगे, ये इसमें ब्रेक हो सकता है, ये इसमें ब्रेक हो सकता है, ये इसमें ब्रेक हो सकता है, तो ये ब्रेक नहीं होता है। ओके, मतलब इसका डीनेचुरेशन नहीं हो पाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन इन बायोलॉजिकल प्रोसेस गेट डिस्ट्रॉय। जो प्रोटीन के पास एक्टिविटी थी वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है। ओके, पूरी तरह से खत्म नहीं होती लेकिन फिर भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। द कोएगुलेशन ऑफ एग व्हाइट, ठीक है, एग्जांपल आप लोग लिख सकते हो कि जो अंडा होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, बॉइलिंग करने के बाद उसका एग्जाम्पल बन जाता है, मतलब डीनेचर्ड हो जाता है। अंडा अगर आप बॉईल कर देते हो तो किसका एग्जाम्पल बन जाएगा, वो बन जाएगा डीनेचुरेशन का एग्जाम्पल। चलो, तो प्रोटीन हमने खत्म कर दिया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी डिसीज हो सकती है, मरासमस हो सकता है या क्वाशियोरकोर आपको हो सकता है। कब हो सकता है, जब आप प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाए, जैसे आप प्रोटीन को समय पे नहीं लेते हो तो इस प्रकार की डिसीज आपको देखने को मिल सकती है, मरासमस एंड क्वाशियोरकोर। ओके, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत हो सकता है मेरा, लेकिन भावना मेरी गलत नहीं है। ओके, मरासमस एंड क्वाशियोरकोर, ये इधर उधर लिख दिया लेकिन आप समझ गए होंगे, मरासमस ये है, क्वाशियोरकोर ये है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं, अगला टॉपिक कौन सा अपना, विटामिन। ओके, तो विटामिन क्या होते हैं इनको देख लेते हैं फटाफट। विटामिन, these are the organic compound required in small amount in our diet but their deficiency cause special disease। कहने का मतलब ये है, ये हमारी डाइट में लिए जाते हैं लेकिन कम मात्रा में लिए जाते हैं। अगर इनकी कमी हो जाए, अगर इनकी कमी हो जाए तो हमें डिसीज हो सकती है। ओके, प्रोटीन से भी डिसीज हो सकती है और विटामिन से भी डिसीज हो सकती है, लेकिन प्रोटीन की डिसीज काफी भयानक होती है, लेकिन विटामिन की ऐसी नहीं है, इनकी पूर्ति की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने देखा होगा किसी को कम दिखता है रात में, बहुत सारी डिसीज होती है, बहुत अलग अलग प्रकार की डिसीज होती है, देखेंगे हम लोग उनको। ओके, तो समझ में आया इतना, दिस आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड विद रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट इन आवर डाइट बट देयर डिफिशियंसी कॉज स्पेशल डिसीज। इनकी अगर कमी हो गई शरीर में तो अलग अलग प्रकार की स्पेशल डिसीज हमारे शरीर में हो सकती है। आया समझ में, ये होता है विटामिन। ठीक है, अगर आप लोग और इसको आगे पढ़ना चाहो तो क्या बोलोगे, विटामिन वर्ड इज डिराइव फ्रॉम विटल प्लस अमीन। विटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, या फिर यहाँ पर लिखा होगा कुछ, nowadays such vitamins are also identified which are not amine। कहने का मतलब यही है कि ऐसे अमीन जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ओके, विटल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन आजकल ऐसे अमीन भी अमीन आ गए हैं जो कि विटामिन नहीं है। ठीक है, ऐसे विटामिन भी आ चुके हैं, nowadays such vitamins are also identified which are not amine। ऐसे विटामिन भी आ चुके हैं जिनमें अमीन ही नहीं है, बताओ। तो ये जो डेफिनेशन है ये हमारे जो पहले के लोग थे उनके द्वारा दी गई है। ओके, पुराने लोगों द्वारा दी गई है, इसका आप कोई सिग्निफिकेंस बचा नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यही है, आपको यही लिख के आनी है एग्जाम में। ठीक है, बात खत्म। चलो, तो यार ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं आप देख रहे हो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, ये सब रिड्यूस हो चुकी है, तो इनके ऊपर हम बात नहीं करेंगे ज्यादा। आगे देखते हैं, अरे आ गया जा भैया, ये आ गया, ये आ गया। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे लेकिन इसको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे जब चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ओके, इसको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा अपने को समझने में। चलो, तो आ जाते हैं न्यूक्लिक एसिड के ऊपर, ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ अपने चैप्टर का, इसके बाद चैप्टर फिनिश। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है इसको समझते हैं। हमारे शरीर में होती है सेल्स, सेल्स के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, जो बायो वाले होंगे उनको अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में। सेल, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, उनके लिए बहुत बेसिक चीजें हैं बायो वालों के लिए। ठीक है, आपको भी थोड़ा समझ में आना चाहिए, सेल, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम में पाए जाते हैं डीएनए और आरएनए, डीएनए एंड आरएनए, और यही होते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड्स। ओके, डीएनए आरएनए क्या होते हैं, यही तो होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, और क्या। ठीक है,
तो ये होता है यहाँ पर। ये आपको एग्जाम में ऐसा बनाकर नहीं आना है, ना ही कुछ आपको यहाँ से याद करना है। यहाँ से याद करने वाली चीज कोई नहीं है, बस आपको फील आना चाहिए कि एक्चुअल में न्यूक्लिक एसिड होता है, हमारे शरीर में न्यूक्लिक एसिड एग्जिस्ट करता है। ये आपको यहाँ पर फील आना चाहिए बस, इसका ये उद्देश्य है, बाकी इसका कोई उद्देश्य नहीं है याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो आगे देखते हैं। अगला जो है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड में हेरिडिटी क्या होती है। आपने सुना होगा हेरिडिटी के बारे में, क्लास 10th में आप लोग पढ़ते हैं उसके बारे में। तो क्या होता है इसको देखते हैं। एवरी स्पीशी और एनिमल हैव पेरेंटियल प्रॉपर्टीज, दिस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है, जो भी स्पीशीज होती है उनके पास पेरेंटियल प्रॉपर्टीज होती है। बंदर का बेटा बंदर ही होगा, इंसान का बेटा इंसान ही होगा। ये क्यों होता है, ये किसकी वजह से होता है, ये हेरिडिटी की वजह से होता है। अपने पेरेंटियल प्रॉपर्टीज इनके पास होती है, पेरेंटियल प्रॉपर्टीज होती है। ये क्यों होती है, होती है मतलब होती है और क्या। एवरी स्पीशी और एनिमल्स हैव पेरेंटियल प्रॉपर्टीज, दिस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। न्यूक्लियस ऑफ सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, न्यूक्लियस ऑफ सेल्स। न्यूक्लियस ऑफ सेल्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और न्यूक्लियस ऑफ सेल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होते हैं डीएनए और आरएनए। तो डीएनए और आरएनए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसको देखेंगे हम लोग डीएनए और आरएनए को। अभी थोड़ा इधर देख लो, इसके लिए हमने कुछ बना रखा है आप लोगों के लिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखा हुआ है न्यूक्लिक एसिड के ऊपर, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों लिखा हुआ है, मतलब क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है। क्यों मतलब क्वेश्चन बैंक। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर शॉर्ट नोट में कि क्या होता है न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड आर लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब देखो यहाँ पर फिर एक वर्ड आया पॉलीमर। पॉलीमर मतलब जो छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर बना हुआ होता है। तो यहाँ पर मोनोमर क्या होगा, मोनोमर होगा न्यूक्लियोटाइड, मतलब छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर कौन बना होगा, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होगा न्यूक्लिक एसिड। तो आप इसको याद रखना पड़ेगा। ओके, डरना मत, इसको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर क्या बना हुआ होता है, न्यूक्लिक एसिड बना हुआ होता है। ओके, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको लगता होगा कि यार क्या यार कितनी सारी चीजें याद करनी पड़ेगी। तो यार ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हुए होते हैं न्यूक्लिक एसिड। दे आर आल्सो कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब देखो ये आपको अच्छा लगेगा फिर पढ़ने में, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इनको पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोला जाता है। अब देखो यार इसके आगे पॉली लगा दिया, न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लियोटाइड है, इसके आगे हम पॉली लगा देंगे, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे और क्या। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड आया समझ में। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड ही होता है। ठीक है, तो आप इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोल सकते हो। अब ये दो प्रकार के होते हैं जो आप लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना होगा, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एंड आरएनए क्या है इसका मतलब। पहली बात तो आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर ही डीएनए आरएनए आता है। ओके, तो इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एन मतलब न्यूक्लिक एसिड, डी मतलब डीऑक्सी राइबो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का मतलब क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब दोनों सिंपल ही है। राइबो न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए ये होते हैं। ओके, अब इनके फंक्शन देख लो फटाफट। फंक्शंस क्या होते हैं इनके। तो जो डीएनए होता है, डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी इफेक्ट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। समझ में आ गया, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हेरिडिटरी को करवा पाना, ट्रांसमिशन करवा पाना किसकी वजह से होता है, डीएनए की वजह से होता है। डीएनए आरएनए आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑल प्रोटीन नीडेड फॉर द, क्या लिखा हुआ है नीचे, इसको हटाते हैं, नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, जो भी प्रोटीन हमारे शरीर के लिए ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उनको सिंथेसिस कौन करवाता है हमारे शरीर में, डीएनए और आरएनए ही करवाते हैं। ओके, तो ये पढ़ लेना आप लोग। चलो तो इतना समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड के ऊपर। आप इतना समझ में आया न्यूक्लियोटाइड से मिलकर क्या बना हुआ होता है, न्यूक्लिक एसिड बना होता है। छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड मिलाते जाओ, न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। ओके, ये वैसे तो बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बायो वाले उनको पता होगा कितने मुश्किल से पढ़ते हो, लेकिन इसको बहुत सिंपल बना रखा है मैंने आप लोगों के लिए। जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो किस किस से मिलकर बना हुआ होता है, शुगर बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, शुगर बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, शुगर बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, सॉरी फॉस्फेट ग्रुप, शुगर बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। ये आपको याद रखना है कि शुगर बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर क्या बना हुआ होता है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड बना हुआ होता है, या फिर बोल सकते हो न्यूक्लियोटाइड बना होता है। ओके, तो न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ लॉन्ग चेन न्यूक्लियोटाइड, ये आपको समझ में आ गया। टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होते हैं, डीएनए होता है और आरएनए होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। इतना आपको समझ में आया। डीएनए एक सिंगल थ्रेड होता है, यहाँ पर डबल थ्रेड होता है। ओके, डीएनए ऐसा होता है, आरएनए ऐसा होता है। ये भी आपको समझ में आ जाएगा, ये अपन डिफरेंस पढ़ेंगे तब ये इमेज आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। ओके, डीएनए आरएनए के ऊपर।
अभी हमने बात करी थी ये किस किस से मिलकर बने हुए होते हैं। यहाँ पर देखो शुगर होता है, बेस होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो हम अभी बात करने वाले हैं बेस के ऊपर, ठीक है। बेस के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी बेसेस होती है, कौन कौन सी बेसेस यहाँ पर होती है। तो डीएनए होता है, उसके अंदर कुछ इस प्रकार की बेस आपको मिलती है। अब आपको इसको याद रखना होता है। बायो वाले के लिए तो आसान है, वो तो उनका तो डेली का काम है, उनको डेली याद करना होता है इस प्रकार की चीजें उनको याद भी होगी। लेकिन मैथ्स वालों के लिए मैं फिर बता दूं, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो सकता है एक बार में, लेकिन आपको याद ही रखना पड़ेगा। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल करेक्ट है मेरा, क्योंकि मैं भी एक मैथ्स स्टूडेंट हूँ। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। ओके, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। आरएनए क्या होता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। यहाँ पर थाइमिन की जगह पर क्या होता है? यूरेसिल होता है। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। डीएनए और आरएनए के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस यही तो होता है कि इसमें क्या होता है, इसमें जो बेस होती है वहां पर थाइमिन की जगह पर यहाँ पर यूरेसिल होता है। और क्या, बस इतना सा डिफरेंस आपको याद रखना है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन दोनों में सेम होता है। यहाँ पर थाइमिन आ जाता है, यहाँ पर यूरेसिल आ जाता है। ओके, तो यहाँ पर कुछ लॉजिक लगाने की बात नहीं है, आपको याद ही रखना पड़ेगा। ओके, नहीं तो कोई सोचने लग जाए कि यार इसको याद कैसे करेंगे, क्या लॉजिक लगा है इसमें। तो लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं है इसमें, याद ही रखो डायरेक्ट। ओके, इसको याद करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। AGCT बोलते हैं कोई इसको, AGCT। इसको क्या बोलते हैं? AGCU। AGCU इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हो, AGCT, AGCU। ओके, चलिए थोड़ी देर और पेशेंस बना लो, जो लोग अभी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, थोड़ी देर और रुक जाओ, बात चैप्टर फिनिश होने वाला है। और क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए प्रेजेंट इन आवर सेल। अलग अलग प्रकार के हमारे शरीर में आरएनए पाए जा सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ आरएनए। ओके, तो इसमें भी हमको यहाँ डीप में नहीं जाना है, आपको डायरेक्ट में याद करवा रहा हूँ। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मैसेंजर आरएनए, एक होता है राइबोसोमल आरएनए, एक होता है ट्रांसफर आरएनए। ओके, MRT कैसे याद करेंगे हम लोग इसको? MRT से आप याद रख सकते हो मिस्टर तेंदुलकर। मिस्टर तेंदुलकर, MRT से आप इसको याद रख सकते हो, मैसेंजर, राइबोसोमल, ट्रांसफर। बस जितना था उतना पढ़ लिया हमने न्यूक्लिक एसिड में। अब बारी है सबसे बड़ा डिफरेंस करने की, डीएनए और आरएनए। अगर कोई आप जो भी समझदार आदमी है, अगर आप उससे पूछोगे कि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट कौन से 3 टॉपिक है, ओके, तो उसमें एक टॉपिक ये भी आता है, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। डीएनए आरएनए अगर आपने कर लिया, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। ओके, बहुत चांसेस इसके कि एग्जाम में आ जाएगी डीएनए आरएनए। तो डीएनए आरएनए में डिफरेंस आपसे पूछा जाता है। ओके, तो जो डीएनए होता है, ये होता है नॉर्मल जेनेटिक सब्सटेंस, ये होता है जेनेटिक सब्सटेंस विद सम वायरसेस। इसमें कुछ वायरसेस भी हो सकते हैं। ये नॉर्मल होता है जेनेटिक सब्सटेंस, ये होता है वायरसेस, इसमें कुछ वायरसेस भी हो सकते हैं। ओके, अभी आपने देखा डीएनए कैसा होता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। डबल स्टैंडर्ड होता है मतलब दो मुआ होता है ये, और ये सिंगल होता है। ओके, इसको मैं फिर से दिखा देता हूँ आप लोगों को। डीएनए आरएनए के जो स्टैंड्स हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ, अपने पास स्लाइड अवेलेबल है। ये देखो, आरएनए सिंगल, डीएनए डबल। ओके, डबल स्टैंडर्ड। तो यही तो लिखा हमने, डीएनए डबल, आरएनए सिंगल। ओके, अभी आपको पढ़ा था हमने इसका फुल फॉर्म। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस। तो यहाँ पर शुगर कौन सी होती है? यहाँ पर डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। यहाँ पर कौन सी शुगर होती है? राइबोस शुगर होती है। अरे देखा था ना हमने थोड़ी देर पहले इनका फुल फॉर्म, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पर राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो शुगर इसके आगे और ऐड कर देना, क्योंकि शुगर से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, शुगर बेस और फॉस्फेट ग्रुप। तो शुगर कौन सी होती है? इसमें डीऑक्सीराइबोस होती है, इसमें राइबोस होती है। ओके, इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन होते हैं। अभी इसको देखा हमने, यहाँ पर थाइमिन की जगह पर क्या होता है? यूरेसिल होता है। यूरेसिल, इट इज इन इट यूरेसिल इज प्रेजेंट इन द प्लेस ऑफ थाइमिन। थाइमिन बेस की जगह पर क्या होगा? यहाँ पर यूरेसिल होने वाला है। ओके, उसके बाद जो डीएनए होता है वो एक प्रकार का होता है, जो आरएनए होता है वो 3 प्रकार का होता है। अरे 3 प्रकार का होता है कि नहीं होता? अभी तो देखा हमने, एमआरटी, मिस्टर तेंदुलकर। ये यहाँ पर देखा ना, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल, ट्रांसफर। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, तो इसको हमने यहाँ पर लिखा। ओके, वैसे तो यहाँ पर 2 पॉइंट आपको कोई से याद करने हैं, मैंने बहुत सारे करवा दिए हैं। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, इतना काफी है। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक के ऊपर। आपसे पूछा जा सकता है प्रोटीन और अमीनो एसिड के डिफरेंस। सॉरी, हाँ, प्रोटीन और अमीनो एसिड। प्रोटीन और अमीनो एसिड, ये टॉपिक हमने कहां से उठाया है? ये प्रोटीन से उठाया गया है। प्रोटीन हमने पढ़ा था ना, प्रोटीन और अमीनो एसिड। तो आपसे ये पूछे हैं कि प्रोटीन और अमीनो एसिड में क्या अंतर है। तो ये अंतर कुछ उसी प्रकार से है जिस प्रकार आर्मी और सोल्जर में अंतर होता है। आर्मी और सोल्जर में क्या अंतर होता है? अरे सोल्जर से मिलकर आर्मी बनी हुई होती है, और अमीनो एसिड से मिलकर क्या बना हुआ होता है? वही बना होता है प्रोटीन। और क्या,
अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बना होता है, सोल्जर से मिलकर आर्मी बन जाती है। ठीक है, आजकल तो लोग बोल रहे हैं कि वन मैन आर्मी, तो वन मैन आर्मी एक्चुअल में नहीं होता कुछ भी। ओके, तो ये होता है। तो अमीनो एसिड और प्रोटीन, ये हम डिफरेंस देखने वाले हैं। तो समझ में तो आ गया ना क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। अमीनो एसिड से मिलकर क्या बने होते हैं, प्रोटीन बने होते हैं। तो आपसे ये इसमें डिफरेंस पूछा है। वैसे तो कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या ही पूछ लिया आपसे उन्होंने, अमीनो एसिड और प्रोटीन में डिफरेंस बताओ, तो एक पॉइंट तो लिख देना कि ये इससे मिलकर बना हुआ होता है। ओके, तो दे आर सिंपल कंपाउंड हैविंग अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड। इनमें एक अमीन ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अमीनो एसिड से ही मिलकर ये बने होते हैं। डायरेक्ट लिख देना, डायरेक्ट लिख देना कि क्या होते हैं, अमीनो एसिड से ही मिलकर प्रोटीन बने हुए होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। उसके बाद क्या लिखोगे, इनका मोलिकुलर मास कम होता है, इनका मोलिकुलर मास ज्यादा होता है। अरे भैया, इनसे मिलकर बने हुए हैं तो इनका मोलिकुलर मास क्या होगा, ज्यादा होगा। उसके बाद अगर आप लोग अमीनो एसिड को कंबाइन करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो क्या मिल जाएगा आपको, प्रोटीन मिल जाएगा। ठीक है, ऑन कंबाइनिंग अमीनो एसिड डाइपेप्टाइड मिलेगा, पॉलीपेप्टाइड मिलेगा, उसके बाद क्या मिल जाएगा आपको, प्रोटीन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रोटीन में अगर आप प्रोटीन को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, अमीनो एसिड मिलेगा। इस प्रकार से इसका डिफरेंस आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर ये लास्ट टॉपिक है अपना। जिन लोगों ने धैर्य बनाए रखा है यहाँ तक, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि आपका चैप्टर लगभग फिनिश हो चुका है। बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्या समझते हो, फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, अपने अंगूठे के निशान, और क्या, तो उसी से मिलकर बना हुआ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एवरी इंडिविजुअल हैज यूनिक फिंगरप्रिंट। प्रत्येक इंसान की, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग अलग फिंगरप्रिंट होती है। ओके, फिंगर की प्रिंट अलग अलग होती है। फिंगर तो सबकी बराबर ही होती है, 5, किसी के ज्यादा कम हो सकती है, लेकिन सामान्यतः 5 ही होती है हाथ में। तो लेकिन जो फिंगरप्रिंट होती है वो सबकी अलग अलग होती है, यूनिक होती है। विच अकर एट द टिप ऑफ द फिंगर इनिशियली। कहने का मतलब यही है कि वो टिप्स के ऊपर होती है, फिंगर के टिप्स के ऊपर होती है, और क्या। इट वॉज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन बिकॉज ऑफ सिक्वेंस ऑफ बेस्ट ऑफ डीएनए। तो इससे किसी भी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। ओके, उसके बाद आपसे बताया जा रहा है कि ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये डीएनए के ऊपर ही बेस्ड है। डीएनए से मिलकर ही इस प्रकार की अपनी फिंगरप्रिंटिंग तैयार होती है, यही उसका सोर्स है, ये बताया जा रहा है। इट इज यूनिक, इट इज यूनिक। ओके, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ बेस डीएनए इज नोन एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इट इज सेम फॉर एवरी सेल। कहने का मतलब यही है कि जो डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसी को बोल दिया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ बेस ऑफ डीएनए इज नोन एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंस देखो, डायरेक्ट इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। तो इनके इंपॉर्टेंस क्या बताओगे, इन फोरेंसिक लेबोरेटरीज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल। आपने वो देखा होगा सीआईडी। सीआईडी में क्या होता है, वो फोरेंसिक लैब होती है उनकी, जहां पर अलग अलग प्रकार के जो भी जो फोरेंसिक मटेरियल होते हैं वो रखे हुए होते हैं। तो वहां पर इनका यूज किया जाता है फोरेंसिक लैब में। ओके, क्रिमिनल की आइडेंटिफिकेशन कर पाने में। जो क्रिमिनल्स होते हैं, कभी कभी क्या होता है, क्रिमिनल्स के कुछ सिंबल्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बंदूक वगैरह, बंदूक के ऊपर निशान बन जाते हैं, तो उसके ऊपर से वो बता सकते हैं कि किसकी ये बंदूक है या किसने फायर किया है इस बंदूक से। तो उस प्रकार से क्रिमिनल का आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है, किसकी हेल्प से, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प से। उसके बाद बात करते हैं टू आइडेंटिफाई द डेड बॉडीज इन द एक्सीडेंट बाय कंपेयरिंग द डीएनए ऑफ पेरेंट्स और चिल्ड्रन। तो माता पिता के जो भी डीएनए वगैरह होते हैं, उनको उनसे हम लोग पहचान कर सकते हैं डेड बॉडी की, जो कि एक्सीडेंट में, मतलब एक्सीडेंट की वजह से डेड बॉडीज जो होती है, उनका हम लोग बता सकते हैं, किसकी हेल्प से, डीएनए की हेल्प से बता सकते हैं। तो यस यही है, और क्या, इसमें पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, तो अब देखते हैं चैप्टर में अपना क्या क्या बचा हुआ या खत्म हो चुका है। ओके, तो इस प्रकार से जो अपना चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। ये क्वेश्चन अगर लगाना चाहो तो लगा लेना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाल रखे हैं, इनको कर लेना। ठीक है, तो आज की क्लास लगभग अपन एंड कर रहे हैं, टाइम भी अपना हो चुका है। थैंक यू एवरीवन।